अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। कुछ दिनों से अमेरिका के अंदर इलेक्शन का सीजन तो चल ही रहा था, लेकिन एक और ऐसी चीज़ थी जिसने अमेरिका के इन्वायरमेंट में अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में हलचल मचाई थी, और वो था सैंडी तूफ़ान। इस तूफ़ान ने नाम से तो बहुत नाजुक लगता है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मुतासर किया। आज के इस शो में हम यही बात करेंगे कि इस तूफ़ान के बाद किस तरह से यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लोगों ने ना सिर्फ ये कि फलाही तौर पर, ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ तंजीमों के तवस्सुस से, बल्कि अपने बलबूते पर भी बहुत से लोगों की और बहुत से इलाकों में जाके किस तरह से मदद की। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूयॉर्क की, जो कि सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जिसे आफत ज़दा भी करार दिया गया। उसी का ही एक इलाका स्टेटन आइलैंड, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने इमदाद पहुंचाई। किस तरह से एक दूसरे की मदद की गई, वहां पर एक दूसरे का हाथ थामा गया, ये बता रही हैं आयशा खालिद। स्टेटन आइलैंड में साहिल से काफी अंदर वाक़े इस इलाके के तूफान से तबाह हाल घरों और बिजनेसेस के सामने कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। And I don't know if they will or not, but the fastest way to do it is to prove that your insurance won't cover it. हंगामी सूरत हाल से निमटने के जिम्मेदार अमरीकी वफाकी हुकूमत के इदारे फीमा के वर्कर्स बेघर हो जाने वाले अफराद को आर्जी शेल्टर्स मुहैया करने के साथ तूफान से नुकसान के क्लेम्स फाइल करने के तरीक़ाकार की वजाहत भी कर रहे हैं। स्टेट और लोकल ऑफिशियल्स भी मदद दे रहे हैं, हुकूमत की इमदाद भी पहुंच रही है, लेकिन बहुत से मुतासरीन की मदद उनके पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार कर रहे हैं। बेघर हो जाने वालों को मैनहट्टन से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन डोमिनिक टेसोरेरो के इस फूड ट्रक पर मुफ्त खाना दस्तयाब है। मैं स्टेटन आइलैंड का ही रहने वाला हूँ और मुझे महसूस हुआ कि इस कम्युनिटी को मेरी ज़रूरत है। स्टेटन आइलैंड के अक्सर रिहायशी तबाही से महफूज रहे और ये लोग मुतासरीन में टनों खाना, कपड़े और दूसरी अशिया अतिया कर रहे हैं। 16 साल खोरी रेटल और इनके सॉकर क्लब के दोस्त अतियात जमा करने का काम कर रहे हैं। मुझे तो इस बारे में सोचकर ही तकलीफ होती है। मेरे सब दोस्तों के घर और सामान तबाह हो गए। न्यूयॉर्क के दूसरे हिस्सों और करीबी रियासतों से भी इमदाद की गोया बारिश हो रही है, और ये मकामी आर्टिस्ट डेमन रोजेरियो जैसों की आंखों के लिए एक खुशकुन मंजर है, जिसके ग्राउंड लेवल के अपार्टमेंट में सैलाबी पानी भर गया था। ये पानी के पहली लेवल का निशान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरी गर्दन तक ऊंचा हो गया था। रोजारियो का सारा फर्नीचर, अप्लायंसेस, कपड़े, कुछ खानदानी तस्वीर और बचपन के आर्ट वर्क पर मुश्तमिल कीमती यादें भी तबाह हो गईं। मेरे बचपन की दिनों की तमाम चीज़ें, मेरे आर्ट के पहले तजर्बात और वो तमाम चीज़ें जो मैंने पहली मरतबा की, वो सब पानी में तबाह हो गईं। डेमन रोजेरियो के पास ठहरने के लिए रिश्तेदारों का घर और करीबी चर्च से अतियात लाने वाली इन खवातीन के जरिए पहनने के कपड़े भी हैं। वो कहते हैं कि ये तबाही उनके लिए गम और इंस्पिरेशन दोनों ही लाई है। इस वक्त अगर आप इस इलाके पर नज़र डालें तो लोगों को दरपेश आ सकने वाले बेहतरीन और ख़राब तरीन दोनों ही हालात देखे जा सकते हैं। यहाँ दूसरों की मदद करते लोग हैं, जो बेहतरीन बात है, लेकिन यहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपना सब सरमाया खो बैठे, और यहाँ तक कि कुछ तो अपनी जाने तक। डेमन रोजेरियो जैसे लोगों की बहाली में कई माह तक लग सकते हैं, लेकिन इसमें आसानी इस कम्युनिटी के दोस्तों और रिश्तेदारों की फराख दिलाना तबीयत से पैदा हो सकती है। न्यूयॉर्क का शहर, जहां पर कई सालों के बाद इतनी तबाही आई है, वहां पर लोग किस तरह से एक दूसरे की मदद करें। फलाही इदारे भी मौजूद हैं और वहां पर इमदाद भी हर जगह से पहुंच रही है। ये सारी सूरत हाल आपने इस रिपोर्ट में देखी। वहां पर रहने वाले एक मुतासरा शख्स, एक मुतासरा फैमिली के पास चलते हैं। हमारे साथ स्टेटन आइलैंड से आमिर इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू साना। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इलाका कितना मुतासर हुआ न्यूयॉर्क शहर में? न्यूयॉर्क के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, स्पेशली डाउनटाउन न्यूयॉर्क और ब्रुकलिन का एरिया काफ़ी ज़्यादा था, जिसमें आपके मोस्टली ज़्यादातर जो बीचेस एरिया थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। स्टेटन आइलैंड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट हिट बोरो एक कहलाता है। और इसके ऊपर ख़ास तौर पे फादर कैपिटानो और रिचमंड टेरेस और न्यू ड्रॉप एरिया, ये सारे एरिया जो कि बीच साइड एरिया से या कोस्टल एरिया से थे, और अच्छी तरह का काफ़ी ज़्यादा डैमेज, यानी कि यहाँ पे तो इतना ज़्यादा नुकसान था कि काफ़ी घर जो थे वो, जिसे आप कह सकते हैं कि टोटली फाउंडेशन से ही ख़त्म हो चुके थे। लेकिन फिर भी फीमा की वजह से और रेड क्रॉस ने और कम्युनिटी के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हेल्प की लोगों की, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अभी तकरीबन 10 दिन हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो रिकवर तो नहीं हो सका, वो तो खैर टाइम लगेगा रीबिल्डिंग में, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को काफ़ी असिस्टेंस मिली है। यहाँ पे
गवर्नमेंट की तरफ से और रेड क्रॉस की तरफ से और कम्युनिटी की छोटी, जिसमें हमारी मुस्लिम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जूइश भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सब ने जितना रोल पार्टिसिपेट करना था उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पार्टिसिपेट किया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कई ऑर्गेनाइजेशंस ने वहाँ पर आके मदद की, गवर्नमेंट ने भी खासी मदद की, अभी एक और स्टॉर्म ने भी हिट किया न्यूयॉर्क को। किस तरह से वहाँ पर ज़िंदगी को मैनेज कैसे किया जाता है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो कैसे फॉलो करते हैं उसको स्टॉर्म के आने से पहले? प्रेटी मच देखा जाए तो इस दफा लोगों ने गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कभी न्यूयॉर्क में इस किस्म के स्टॉर्म्स आए नहीं। लेकिन लास्ट टाइम जब आर्लीन आया था तो गवर्नमेंट ने तभी इवैक्यूएट करने को कहा था, जिन लोगों ने इवैक्यूएट किया अपने घरों को, लेकिन आर्लीन का उस वक्त इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं था, तो लोग अभी इसी इंप्रेशन में थे कि ये भी गुजर जाएगा। इस दफ़ा भी गवर्नमेंट ने बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी लोगों को कि जो खासतौर पर कोस्टल एरियाज पे घर हैं कि अपने घर इवैक्यूएट कर लें, क्योंकि इस स्टॉर्म में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये थी कि एक तो विंड्स काफ़ी हाई थी, हवाएं काफ़ी तेज़ थी, तकरीबन 65 to 85 माइल्स एन आवर, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान ये था कि फुल मून की वजह से हाई टाइड थी, तो वाटर लेवल वाज लिटिल बिट हाई, काफ़ी ज़्यादा था बिलो एवरेज से, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान पानी से हुआ है। हवा से और विंड से तो आंधी से तो जो नुकसान होना था हुआ ना था, लेकिन पानी से ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी इस दफ़ा भी काफ़ी लोगों ने यानी कि गवर्नमेंट के कहने के ऊपर अपने घरों को छोड़ा और होटल्स या नेबर्स या अपने रिलेटिव्स की तरफ मूव कर गए। लेकिन फिर भी जितना बड़ा डैमेज था इस स्टॉर्म का, जितनी बड़ी स्टॉर्म थी, अल्हम्दुलिल्लाह उतना ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। वैसे तो जानी नुकसान एक जान की भी अपनी एक अलग कीमत है, लेकिन इतना ज़्यादा फिर भी जो इसका मैग्नीट्यूड था उतना नुकसान फिर भी नहीं हुआ। आई गेस इट वाज न्यूयॉर्क वाज ऑलमोस्ट लाइक 46 तकरीबन जाने ज़ाया हुई इसमें। लेकिन लोगों का और कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा रिएक्शन था। एवरीबडी वाज यूनाइटेड, सारी कम्युनिटीज़ रिगार्डलेस ऑफ कि जिस मर्जी मज़हब, जिस मर्जी आप यानी कि मुल्क से हैं, सब लोग यूनाइटेड थे, सब लोगों ने लोगों की मदद की। और ख़ास तौर पर जो स्नो स्टॉर्म आया है, इसका ऑफ कोर्स वो मैग्नीट्यूड नहीं था जो सैंडी का था, लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग बेघर हुए हुए थे, जिन लोगों के पास हीट नहीं थी, उनके लिए मुश्किलात थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी आपसे, वो ये कि इस वक्त जो पूरी सूरत हाल रही है, अगर हम इसको पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, तो पाकिस्तान में अगर इस किस्म की कभी आफत आ जाती है तो 6 महीने क्या सालों उसको सही करने में लग जाते हैं। कई गाँव, कई इलाके ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, फिर उसको नए सिरे से बिल्ड करने के लिए कई साल चाहिए होते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कितनी फंडिंग और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन एक आम शहरी होने की हैसियत से कभी कभी हम पाकिस्तान में रहते हुए इंस्ट्रक्शंस को उस तरह फॉलो नहीं करते, तो क्या एक इंसान होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, हम क्या अपने मुल्क के अंदर रहते हुए इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं या इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं? इसके लिए तो सिर्फ एक लफ्ज़ ही कहूँगा कि सबसे माज़रत के साथ, बिलीव मी, आई एम रियली सॉरी टू से, कि हम लोगों में जिस तरह कहते हैं ना कि इंसानियत वो होनी ज़रूरी है, इसके अंदर हम बेसिकली जिसे कहते हैं कि हमें एक दूसरे के हक की कदर नहीं करते। देखा जाए यहाँ पे जिस तरह 10 तकरीबन आई वुड से लाइक 12 मिलियन तकरीबन 12 मिलियन लोग जो थे वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी थे, विदाउट पावर थे पूरे यहाँ पे यानी कि न्यूयॉर्क के अंदर। लेकिन 10 दिन के अंदर 80% और 90% सब रिस्टोर हो चुका है। लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल रिस्टोर नहीं हो सकती, जिनको दोबारा बनाना पड़ेगा, सिर्फ वो नहीं हुई, बाकी ज़्यादातर तकरीबन लाइफ अपनी नॉर्मल रूटीन में आ रही है। अच्छा इफ्तिखार साहब, क्योंकि आप खुद वहाँ पे एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, आप वहाँ पर रहते हैं उस इलाके में, जो वहाँ पर दूसरे कम्युनिटी के लोग थे, चाहे वो इंडियंस थे या फिर लोकल अमेरिकन थे या फिर किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, आप लोगों ने एक कम्युनिटी के लेवल के ऊपर किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया? फिलहाल जो कम्युनिटी के लेवल्स के ऊपर था वो तो ये था कि जो लोग मिसप्लेस हुए हुए थे हमारी कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के भी देखा जाए तो वो अपने यानी कि उनको अपने घरों में एडजस्ट किया जब तक उनको फीमा की तरफ से या रेड क्रॉस की तरफ से एड नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगेन यहाँ पे होटल्स प्रोवाइड किए हैं लोगों को रेंट प्रोवाइड किए हैं, जो जिनके घर तबाह हो चुके थे। जब तक गवर्नमेंट उसका रेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, तब तक ऑफ कोर्स उस सेशन में 1-2-3 दिन तो लगते ही हैं। लेकिन ये था कि कम्युनिटी ने लोगों को अपने घरों में एडजस्ट किया, दूसरे लोगों को जो प्रोवाइड कर सकते थे, जिनको खाना प्रोवाइड किया जा सकता उनको खाना प्रोवाइड किया, जिनको जिस तरह आपको पता है जिस तरह आजकल यहाँ पे जिस किस्म का फ्रिजिड टेम्परेचर चल रहा है, काफ़ी ठंड है यहाँ पे,
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इफ्तिखार साहब हमारे साथ स्टेटन आइलैंड से मौजूद थे, पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका ये कहना था कि इंसान को इंसान समझना चाहिए। मुराद ये है कि अगर इस किस्म की मुश्किल कभी सूरत हाल पेश आए तो कम्युनिटी को इकट्ठा होना चाहिए। गवर्नमेंट आपके लिए क्या करती है ये अलग एक सवालिया निशान है, लेकिन अपने तौर पर एक शहरी होने की हैसियत से लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। यही कुछ इन्होंने सैंडी के तूफान से सीखा भी और यही कुछ इन्होंने पाकिस्तानी ऑडियंस से शेयर करने की भी कोशिश की है। इसी बारे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सना एक पाकिस्तानी। सैंडी तूफान किस तरह से आया और उसने अभी तक जो असरात यहाँ की कम्युनिटी के ऊपर छोड़े हुए हैं, यही दिखाने की आज के शो में हम कोशिश भी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क जो कि सबसे ज़्यादा शायद मुतासर हुआ, ये आप यकीनन जानते ही होंगे कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली कम्युनिटी ऐसी है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ कामों से, मुख्तलिफ कारोबारों से या फिर जॉब्स के हवाले से जुड़े हुए हैं न्यूयॉर्क शहर से। क्या कुछ उन्होंने फेस किया, कैसे उनके जज्बात थे और किस तरह से इस तूफान के असरात ने उन्हें मुतासिर किया है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं इत्थे रहना ब्रुकलिन, ब्राइटन बीच ब्रुकलिन, जिथे कि पाकिस्तानी नेबरहुड बहुत ज़्यादा हैगी है। इत्थे बहुत ज़्यादा वड्डा नुकसान होया है इत्थे, क्योंकि जिहड़ा पानी ही 5 फुट तो ज़्यादा हो गया कि मेरे बहुत ज़्यादा टैक्सी वाले वीर है जिहड़े कि इत्थे तकरीबन गुजरात टांडा एरिए तो रहने वाले ने, तो इन्हां दा बहुत वड्डा नुकसान होया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सियां ने जिहड़ियां टोटल लॉस हो गई, पानी पै गया। तकरीबन 6:30 बजे काम शुरू किया तो गैस एक दफ़ा फिल कर लिया, तो मुझे नहीं उम्मीद कि दोबारा मुझे मौका मिलेगा गैस डालने का। हमारे काम को तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, वो इसलिए कि गैस नहीं मिल रही। अभी भी 2 घंटे लगे हमें गैस लेने में, पूरे 2 घंटे। तो बाकी तो हमारे इलाके में जाम रहते हैं, वहाँ मिडवुड सेक्शन है ब्रुकलिन का, वहाँ पर तो बिजली भी नहीं गई, सब अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन आगे ब्राइटन बीच में हाउस डिस्ट्रॉय हो गए कम्प्लीटली, पानी 3-3, 4-4 फुट घरों में घुस गया है, तो बिजली अभी भी वहाँ पर नहीं है। बहुत से पाकिस्तानी शेल्टर में रह रहे हैं इस वक्त। 5-6 दिन बंद रहा तो काफ़ी हमारा लॉस ही हुआ, हमारा डेली का बहुत लॉस हुआ। हमारा दूध वगैरह, फूड वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, बहुत कुछ सामान ख़राब हुआ। कोई गैस तो नहीं मैं अभी सही तरह से लगा सकता, मगर काफ़ी लॉस हुआ। हम भी लोग 5-6 दिन घर में बैठे रहे, तो यहाँ पर भी काफ़ी क्वाइट हो गया बिल्कुल ही। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने से सबसे ज़्यादा का नुकसान हुआ, मगर उससे तो थोड़ा हमको इतना खास नहीं हुआ जो स्ट्रॉम से ना, मगर इलेक्ट्रिसिटी जो ऑफ हुआ ना उसके बगैर सारा हुआ। जो घर का पूरा सामान जो ख़त्म हो गया, जो बच्चों के कंप्यूटर हैं, हर चीज़ जो फिनिश हो गई, जो भी बेड, सोफे, ग्रॉसरी जो होती है किचन का पूरा का सामान पूरे का ख़त्म हुआ। कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिहड़ा कि घर का बचा होएगा। तो इहदे तो इलावा घरां दा बहुत नुकसान होया। मोस्टली जिहड़े लोग थले ग्राउंड फ्लोर ते रहिंदे सी उन्हां दा तकरीबन ही बहुत वड्डा नुकसान होया है। उत्थे सारा कुछ बंद हो गया था, जैसे गैस स्टेशन, तो कुछ लोग बड़ी जैसे जर्सी से दूर जाके लेके आते हैं गैस, तो बाकी लाइनों में लग के 2-2, 4-4 घंटे की वेट के बाद सम टाइम 8-10 घंटे लाइन में लगेंगे। जब पास पहुंचेंगे तो कहेंगे गैस ख़त्म हो गया, गैसोलीन, नो मोर गैसोलीन। इन्होंने सही इसको सीरियस शुरू में नहीं लिया, ये मामूली चीज़ समझ रहे थे, इसलिए इनकी एफर्ट जो थी ठीक है, इन्होंने शुरू किया लेकिन थोड़ा लेट शुरू किया। पहले नहीं शुरू की, इनको अंदाज़ा नहीं था कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मुतमईन तो नहीं है हम जब तक एवरीबॉडी डोंट गेट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग, मुतमईन तो नहीं हो सकते ना। नज़र आता और है, लेकिन जब तक होगा नहीं तब तक कोई मुतमईन नहीं होगा, एवरीबॉडी जब तक सेफ नहीं होगा। तो मैंने तो घੱਟੋ ਘੱਟ 20 दोस्तों दी कॉल आईयां ने कि साडे घर आ के रुको,
तो मैं तो स्टोरी अपने बच्चे लैके मैं अपने कजन के घर रुकया हुआ है, तो इसलिए मेरा तो प्लान यही है कि बच्चे लोग के स्पेशल स्कूल है उधर ही रुके, तो बाकी जो परिवार के साथ ही है जो बोलेंगे तो उसके साथ ही चलना करना पड़ेगा काम। इतनी हेल्प कहीं और कहीं सोच भी नहीं सकते जितनी हेल्प यहाँ पर मिल रही है और गवर्नमेंट की तरफ से। गैस का बहुत बुरा हालात है क्योंकि लैंड में कम से कम 2-3 घंटे की वेट हैगी है, तो कुछ जगह ते बहुत ज़्यादा वेट है क्योंकि जो कोई नज़दीक पहुँचता है तो गैस मुक जाती तो फिर वो 2-4 घंटे टैंक नहीं आता तो फिर वो उत्थे बैठा हुआ है। नो नॉर्मल जस्ट नॉर्मल होने में कम से कम 2 वीक लगेंगे। मिडटाउन टनल बंद है, हॉलैंड टनल बंद है, बैटरी टनल बंद है, ट्रेन ब्रुकलिन से मैनहट्टन नहीं आ रही। मेरी बच्ची पढ़ती है फोर्डम यूनिवर्सिटी में, वो ट्रेन पर आती है। जब तक वो मुझे नहीं मालूम, कल उसका स्कूल लग रहा है, कल पूरा वीक बंद था स्कूल, वो कैसे इसको हैंडल करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। जब भी किसी मुल्क में कोई मुश्किल, कोई मुसीबत आती है, कोई आफत आती है, तो सबसे पहले तो वहाँ की जो अपनी कम्युनिटी होती है वो एक दूसरे की मदद करती है। अक्सर इलाकों में बिजली भी नहीं होती, खुराक की भी कमी होती है, कपड़े भी नहीं होते और शायद सर्द मौसम में ओढ़ने के लिए बिस्तर भी नहीं होते, कंबल भी नहीं होते। लेकिन यहाँ पर भी हमने यही चीज़ देखी जो शायद पाकिस्तान में अक्सर व बेशतर मुश्किल हालात में नज़र आई कि लोग चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। इससे पहले कि वहाँ पर फलाही इदारे अपनी मदद के साथ, अपनी इमदाद के साथ पहुँचें। इन्हीं लोगों के एक दूसरे से ताउन के बारे में हमें मजीद बता रही हैं ताबिंदा नईम। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े समंदरी तूफान की पेशगोई कई दिन पहले से कर दी गई थी, फिर भी रियासत न्यू जर्सी के साहली इलाकों में रहने वाले अपने घर छोड़ने पर तैयार ना हो सके। लाजमी इलाका खाली करने का ऐलान तब हुआ जब लोगों के पास घर छोड़ने का रास्ता बाकी नहीं बचा था। ऐसा इसलिए भी था कि तेहा एंडरसन और इनके शौहर ने कुछ ज्यादा ही देर कर दी थी। हमारे खानदान वाले हमारी मिन्नतें कर रहे थे कि हम इलाका छोड़ दें, लेकिन फिर इन्हें पता चला कि तूफान की रफ्तार इतनी तेज है कि शायद वो ज्यादा नुकसान किए बगैर गुजर जाए। रात को सबसे पहले जोरदार आवाज से एक मेज उल्टा, इसके बाद पानी ने घर की हर चीज दरहम बरहम कर दी। फिर भी हमें यकीन था कि हमारे मकान को कुछ नहीं होगा। लेकिन इनके इलाके के दूसरे लोगों ने ऐसा वक्त पहली बार देखा था। उनके मकान, सामान, कारें, सभी कुछ बह गया। वो तो सिर्फ सामान था, लोगों का तो और भी बहुत कुछ किया। तस्वीरें, यादें, वो चीजें जो आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जिस चीज़ ने इन्हें सबसे ज़्यादा जज्बाती किया वो लोगों का एक दूसरे की मदद करने का जज्बा था। हमारी एक कम्युनिटी है जिसके लोग एक दूसरे की मदद मिलजुल कर करते हैं। पड़ोसी के पड़ोसी की मदद करने का ऐसा मंजर, ये कहती हैं कि इन्होंने पहली बार इतने करीब से देखा है। जो ही किसी के घर गर्म पानी आता, वो फेसबुक पर लिख देता कि मेरे घर गर्म पानी आ रहा है, जो चाहे आकर नहा ले। फिर भी ये तस्लीम करती हैं कि सैंडी की आफत के दौरान इनका घराना खुशकिस्मत रहा। हमने बहुत बेवकूफ़ी की जो अपने बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला। आइंदा हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। और कौन जानता है कि अगली मर्तबा किस्मत इन पर इतनी मेहरबान हो या ना हो। तूफान आकर गुजर तो गया, लेकिन असरात अभी भी बाकी हैं। सैंडी के बारे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जुलाई मेरे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम अपने मुल्क में जश्न आज़ादी मनाते आते हैं, बड़ी तैयारियां होती हैं और ज़्यादातर हमें ऐसे ही लग रहा होता है कि सब अपनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर आके मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे अपने हैं, लेकिन सब अलग अलग तहजीबों के, सब अलग अलग रंगों के लोग हैं। मैंने काले लोग भी देखे, गोरे लोग भी देखे, मुस्लिम्स भी देखे, इंडियंस भी देखे, पाकिस्तानी भी देखे, अफ्रीकन भी देखे। मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था कि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग, मुख्तलिफ नस्लों के लोग एक जगह इकट्ठे होकर एक मुल्क का जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे अमेरिकन गवर्नमेंट हो, चाहे फलाही इदारे हों, या फिर चाहे लोग हों, इन सब लोगों ने तो शायद आगे बढ़कर मदद भी की और काम भी किए। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के अंदर सोशल मीडिया ने बहुत अहम रोल प्ले किया। किस तरह से उसने लोगों को इकट्ठा रखा, किस तरह से अपडेट्स देते रहे और इसके अलावा किस तरह से आगे आने वाले हालात से निपटने के बारे में बताते भी रहे। आइए इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
नेशनल गार्ड के इन चेक पॉइंट से आगे सी ब्राइट नामी इस इलाके के 1,500 रिहायशी भी नहीं जा सकते, लिहाजा यहाँ मालूमात हासिल करना आसान नहीं। शुक्र है कि ट्विटर है। जब तूफान आया तो हमने अपने स्मार्टफोन से एक उधार लिए हुए आईपैड और कुछ लैंडलाइन टेलीफोन्स के सहारे यहाँ का निज़ाम चलाया। शुरू में तो मेरे लिए सब तक मालूमात पहुँचाने का वाहिद जरिया ट्विटर ही था। जिन लोगों को पहले ट्विटर का पता भी नहीं था वो भी अब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए हम लोगों तक हुकूमत के इमदादी इदारों, खुराक, कपड़ों और फ़ोन चार्ज करने के स्टेशन के बारे में मालूमात पहुँचा रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहा है जो इस इलाके के लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्हें ट्विटर के जरिए बता सकते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। करीबी इलाके रमसन के मेयर जॉन एकडाल भी सोशल मीडिया को बहुत मददगार करार देते हैं। यहाँ बहुत रज़ाकाराना काम हो रहा है। ये सोशल मीडिया के जरिए ही शुरू हुआ। हमने कोई साइन नहीं लगाए, किसी को फ़ोन नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा कि हमें खुराक और कपड़ों की ज़रूरत है और 2 घंटे में ही हमारा ऑडिटोरियम इन चीज़ों से भर गया। बल्कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया, जिसे हमने सी ब्राइट के लोगों के लिए भेज दिया और कुछ बेशोर के इलाके में जहाँ बहुत तबाही हुई है। सुपर स्टॉर्म सैंडी से मुतासरा लोगों को इस बात का अंदाजा तो जरूर हुआ है कि तूफान से मुतासरा इलाकों की बहाली में सोशल मीडिया कितना अहम किरदार अदा कर सकता है। आफतज़दा इलाकों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में फलाही इदारे भी काम करते हैं और अमेरिका के अंदर भी कई ऐसे इदारे मौजूद हैं जिन्होंने इस मुश्किल सूरत हाल में लोगों को संभाला। ना सिर्फ ये कि उन्हें कपड़े और इमदाद पहुंचाई, बल्कि हज़ारों लोगों को खाना भी वक्त पर पहुंचाया। अमेरिकन रेड क्रॉस भी इसी में से एक है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं अब्दुल अजीज खान। न्यूयॉर्क में वाक़ क्वींस के इस पार्किंग लॉट में रेड क्रॉस का अमला और रज़ाकार साथ मिलकर तूफान के मुतासरीन के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। 275 अफराद के इस अमले के इंचार्ज हैं रॉबर्ट बेल्टाडोना। हमारे पास भारी मिकदार में खुराक फराहम करने का निज़ाम मौजूद है, जिसमें गर्म खाने के अलावा हम फल, केक, पानी और दूसरी अशिया भी फराहम करते हैं। हमारे इन ट्रकों में ऐसा बावर्ची खाना मौजूद है जो 30,000 गर्म खाने दिन में 2 बार फराहम करता है। इनमें वो खाना भी है जिसे ये कम्फर्ट फूड कहते हैं, यानी तसल्ली दिलाने वाला खाना। कल रात के खाने में मैंने गोलाश पकवाया। ये लोगों को खुश करने के लिए था ताकि उन्हें अपने घर जैसा एहसास हो। हमारा मिशन है कि लोगों को मामूल की जिंदगी का एहसास दिलाया जाए जबकि उनकी जरूरत की अशिया तबाह हो चुकी हैं। रेड क्रॉस दूसरी तंजीमों के साथ काम कर रही है, जिनमें सदर्न बैप्टिस्ट कन्वेंशन भी शामिल है। इनकी रज़ाकार रियासत केंटकी से 1000 मील का फासला तय करके आए हैं ताकि लोगों को गर्म खुराक फराहम की जा सके। But I don't know that we're making a dent. There's a lot of people in New York. कैरन स्मिथ बावर्ची खाना चलाती हैं। Wait just a little bit. थोड़ी देर इंतजार कीजिए, फिर आपको लोगों की मुस्कुराहटें नजर आएंगी। हमारे लिए ये मुश्किल रहा है, मगर हम ये सब कुछ खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। तकरीबन 100 के करीब गाड़ियां ऐसी हैं जो मुतासरा इलाकों में खुराक फराहम कर रही हैं और उससे ज़्यादा ट्रकों की यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। रेड क्रॉस के हुक्काम कहते हैं कि वो यहाँ उस वक्त तक रहेंगे जब तक उनकी ज़रूरत होगी। और मुतासरीन ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द अपने लिए वो खाना खुद बनाने के लिए तैयार हो जाएं। सैनी तूफान आकर गुजर भी गया, लेकिन इससे शायद हम ये ज़रूर सीख सकते हैं कि तूफान चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन उससे निपटना कैसे है उसकी तैयारी वक्त पर करनी चाहिए और इसके साथ साथ एक दूसरे का भी भरपूर साथ देना चाहिए। ये सब कुछ शायद पाकिस्तानी होने की हैसियत से, पाकिस्तान के मुश्किल हालात की हैसियत से हमें सीखने की ज़रूरत है। एक नए शो में एक नए टॉपिक के साथ एक नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।